Hello students, welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 18 June 2024. तो आज हम 18 जून 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आज की क्लास में हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज बन रही है वो कवर करेंगे। नेशनल न्यूज कवर करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स इनिशिएटिव है, कोई सेंट्रल एजेंसी है उसने कुछ अपॉइंटमेंट या वहां से कुछ न्यूज आती है तो वो हम कवर करेंगे। बैंक और फाइनेंसिंग, बैंक और वित्त समाचार हम कवर करेंगे। कुछ डिफेंस रक्षा समाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड हम न्यूज देखेंगे, महत्वपूर्ण दिन। उसके बाद अगर कोई बुक अभी किसी किताबों का अनावरण किया गया है या उसके राइटर से रिलेटेड कोई न्यूज बनती है, रैंक एंड रिपोर्ट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट सबमिट्स एंड कॉन्फ्रेंस सम्मेलन और शिखर सम्मेलन से रिलेटेड ऑब्चरी न्यूज देखेंगे। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड हम कुछ खबरें देखेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास का सारांश कि आज की क्लास की समरी क्या है, क्या हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा है। So the image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and honor of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ। तो WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है जो वार्षिक रिपोर्ट है 2023 एंटीबैक्टीरियल एजेंट इन क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट, अ ओवरव्यू एंड एनालिसिस, जिसमें भारत वैश्विक जीवाणुरोधी एजेंट का 4% विकसित करता है। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि 80% एंटीबैक्टीरियल अनुसंधान और विकास उच्च आय वाले देशों में केंद्रित है, जबकि 12% चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका जैसे उच्च मध्यम आय वाले देशों में शामिल है। निम्न मध्यम आय वालों में, जिनमें भारत भी शामिल है, निदानिक विकास में कुल जीवाणुरोधी एजेंटों का 4% योगदान करते हैं। क्लिनिक पाइपलाइन में एंटीबैक्टीरियल एजेंट की संख्या 2021 में 80 से बढ़कर 2023 में 97 हो गई। क्लियर? तो WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत क्या करता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट में 4% एंटीबैक्टीरियल एजेंट डेवलप करता है ग्लोबली। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज। तो गौतम अडानी मीट भूटान पीएम शेरिंग तोबे साइन MOU टू एस्टेब्लिश 570 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। तो जो अडानी समूह है, अभी उसने भूटान के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की और अडानी समूह ने भूटान के साथ मिलकर भूटान में 570 मेगावाट जल विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग भूटान में सतत ऊर्जा विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो कार्बन तटस्थता की ओर वैश्विक प्रयासों के साथ मेल खाता है। अडानी ने भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामेंग वांगचू से हाइड्रो और अन्य परियोजनाओं पर संभावित सहयोग पर चर्चा करने के लिए भी मुलाकात की। DGPA जो डोंग होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, उसको भूटान के जल विद्युत संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए दिसंबर 2007 में एस्टैब्लिश किया गया था। तो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, ये इंपॉर्टेंट MOU है अडानी ग्रुप और भूटान के बीच में। नेक्स्ट, तरंग शक्ति। तो तरंग शक्ति क्या है, एक बेसिकली मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जिसको अगस्त में भारत क्या करेगा, होस्ट करेगा। तो भारत वायुसेना अगस्त में पहली बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण दक्षिणी भारत में अगस्त में शुरू होगा, दूसरा चरण पश्चिमी क्षेत्र में अगस्त के मध्य और अंत तक शुरू होगा। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास सहयोग के संदर्भ में भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। विभिन्न देशों के भाग लेने की उम्मीद है जिसमें आपसी सहयोग और समझ भी बढ़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है गंगा नदी की सफाई प्रक्रिया की निगरानी के लिए ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ई फ्लो का मतलब क्या है, एनवायरमेंटल फ्लो मॉनिटरी सिस्टम। तो एनवायरमेंटल फ्लो मॉनिटरी सिस्टम किसने लॉन्च किया है,
जल शक्ति मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है? CR पाटिल, ताकि गंगा नदी की सफाई प्रगति को निगरानी में रखा जा सके। यह प्रणाली नई दिल्ली में नमामि गंगे मिशन परियोजना की समीक्षा के दौरान पेश की गई। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विकसित यह प्रणाली अविरल गंगा घटक का हिस्सा है, जो गंगा नदी के निरंतर और सतत प्रभाव को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है। मुख्य उपस्थिति लोगों में जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी, जल संसाधन सचिव देबाश्री मुखर्जी और NMCG के महानिदेशक राजीव कुमार शामिल रहे। क्लियर? तो ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है MOJS के थ्रू, ताकि गंगा रिवर के क्लीनिंग प्रोसेस को निगरानी में रखा जा सके। नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज। चिनाब पुल से न्यूज है। भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील आर्च रेल पुल पर परीक्षण रन किया। तो भारतीय रेलवे ने चिनाब पुल पर एक इलेक्ट्रॉनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। यह पुल संगलदन और रियासी के बीच स्थित विश्व का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल पुल है। तो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल पुल बनाया गया चिनाब पुल। इस इंजीनियरिंग चमत्कार की पूर्णता में परीक्षण दौड़ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। चिनाब पुल से क्षेत्र में संपर्क बढ़ने और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। क्लियर? नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने MOU साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि डिजिटल पेमेंट सर्विसेज को ई माइग्रेट पोर्टल के थ्रू बढ़ाया जा सके। तो ई माइग्रेट पोर्टल याद रखना है, विदेश मंत्रालय और भारतीय स्टेट बैंक के बेसिकली समझौते का ये एक पोर्टल है। तो MOU पर ब्रह्म कुमार, संयुक्त सचिव प्रवासी रोजगार और प्रवासी संरक्षण, जनरल विदेश मंत्रालय, और नीलेश द्विवेदी, जो महाप्रबंधक है SBI, उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए। उपभोक्ता विभिन्न प्रवासन संबंधी भुगतियों को आसानी से करने में सक्षम होंगे, जिससे शुल्कों को संभालने के लिए एक निःशुल्क, कुशल और सुरक्षित तरीका प्रदान किया जाएगा। उपयोगकर्ता सभी भारतीय बैंकों की नेट बैंकिंग के माध्यम से UPI, क्रेडिट या डेबिट कार्ड और NEFT के द्वारा लेन देन कर सकेंगे, जो लेन देन शुल्क से मुक्त होगा। नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 1.45 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो हम सबको पता है, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1948 के तहत RBI के पास पावर है, अगर कोई भी बैंक RBI के थ्रू दिए गए नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहा है, रूल्स का पालन नहीं कर रहा है, डेटा मेंटेन नहीं कर रहा है, तो RBI के पास पावर है। RBI क्या कर सकता है? उस बैंक के ऊपर पेनल्टी इंपोज कर सकता है। तो 11 जून को भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय केंद्रीय बैंक, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उस पर विशिष्ट निर्देशों का पालन न करने के लिए 1,45,50,000 रुपए का मौद्रिक दंड लगाया है। CBI ने एक निगम को सरकार से सब्सिडी के रूप में प्राप्त होने वाली राशि के खिलाफ कार्यशील पूंजी मार्ग ऋण स्वीकृत किया। CBI 10 कार्य दिवस के भीतर अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में शामिल राशि को ग्राहक के खाते में जमा करने और 90 दिन के भीतर शिकायतों का समाधान करने में विफल रहा। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 47-46 के कुछ सेशनों के तहत ये जुर्माना लगाया गया। क्लियर? नेक्स्ट है, सेम न्यूज है। तो यहां पर सेंट्रल बैंक के साथ साथ सोनाली बैंक PLC पर भी RBI ने क्या लगाया है? पेनल्टी लगाई है। तो अभी हमने पढ़ा है कि सेंट्रल बैंक पर RBI ने 1.45 करोड़ का जुर्माना लगाया है। उसके साथ साथ सोनाली बैंक के ऊपर KYC निर्देशक 2016 का पालन ना करने के लिए 96.4 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ये दंड बैंकिंग क्षेत्र में नियामक अनुपालन को लागू करने के लिए RBI की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करते हैं। ओके, उसके साथ साथ RBI ने अभी क्या किया है? पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। तो सेम बेसिकली RBI के पास पावर है लाइसेंस प्रोवाइड करने की अंडर बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट, और RBI के पास पावर है बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल करने की। तो RBI ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। निर्णय अपर्याप्त पूंजी और खराब आय संभावनाओं के कारण था। क्लियर? उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समिति के पंजीकृत बैंक के परिसमापन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से 5 लाख रुपए तक प्राप्त करने के पात्र होंगे। तो DICGC क्या है? DICGC क्या है? RBI की एक सब्सिडरी है। अगर कोई भी बैंक बैंकरप्ट होता है तो DICGC उसके बिहाफ पर, जिस पर्सन के वहां पर पैसे जमा है, उसको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करती है।
नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। मुंबई ने प्रवासियों के लिए भारत के सबसे महंगे शहर के रूप में शीर्ष स्थान बरकरार रखा अकॉर्डिंग टू मर्सर रिपोर्ट। तो अभी मर्सर ने क्या किया है, एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बेसिकली जीवन यापन लागत सर्वेक्षण के अनुसार मुंबई प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर बना हुआ है। वैश्विक स्तर पर बात करें तो ये 136वें नंबर पर है, एशिया में 21वें नंबर पर है, जबकि नई दिल्ली एशिया में 30वें स्थान पर है। और भारत में कौन से स्थान पर है मुंबई? पहले स्थान पर है। सर्वेक्षण प्रमुख भारतीय शहरों में आवास और उपभोक्ता वस्तुओं की लागत में विभिन्न वृद्धि को भी उजागर करता है। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत वैश्विक प्रतिभा भर्ती के लिए किफायती लाभ प्रदान करता है। क्लियर? नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। तो इजराइल नौसेना को दूसरा नया अमेरिका निर्मित लैंडिंग क्राफ्ट प्राप्त हुआ है। तो इजराइल नौसेना ने 16 जून को एक अमेरिकी शिपयार्ड से अपनी दूसरी नई लैंडिंग क्राफ्ट प्राप्त की है। पोत, जिसका नाम आईएनएस कोमेमयूथ है, एक लंबी यात्रा के बाद हाइफा नौसैनिक अड्डे पर आकर रुका। यह पिछले साल अक्टूबर की शुरुआत में पहले लैंडिंग क्राफ्ट आईएनएस नेशोर की डिलीवरी के बाद आया है। इजराइल नौसेना की संचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नए लैंडिंग क्राफ्ट की उम्मीद है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो चीनी वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का एक नया पैटर्न खोजा है। तो जो सोलर रोटेशन है उसका एक न्यू पैटर्न डिस्कवर किया है चाइनीज साइंटिस्ट ने। तो चीनी वैज्ञानिकों ने चीनी एच अल्फा सोलर एक्सप्लोरर उपग्रह का उपयोग करके सौर अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने सौर वायुमंडलीय घूर्णन का एक नया पैटर्न खोजा है। यह खोज सौर गतिशक्ति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है और भविष्य के सौर अनुसंधान को प्रभावित कर सकती है। चीन की अंतरिक्ष और सौर अन्वेषण में बढ़ती क्षमताओं का यह खोज प्रदर्शन भी करता है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट डे न्यूज। तो 2024 में 16 जून को हमने सेलिब्रेट किया अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। तो संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस हर साल 16 जून को उन प्रवासियों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है जो प्रेक्षण के माध्यम से अपने परिवार का समर्थन करते हैं। 2023-24 अभियान के लिए इसकी थीम वित्तीय समावेशन और लागत में कमी की ओर डिजिटल प्रेक्षण है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, जो बेसिकली एक गवर्निंग बॉडी है, गवर्निंग काउंसिल है, की संचालन परिषद द्वारा 16 फरवरी 2015 को आईडीएफआरएस एफआर को अपनाया गया था। तो इसे 16 फरवरी को अपनाया गया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 जून 2018 को 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट, 2024 में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटारे का विश्व दिवस जो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 17 जून को। तो 17 जून को हम संयुक्त राष्ट्र का विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा मुकाबला दिवस सेलिब्रेट करते हैं ताकि जो मरुस्थलीकरण है, भूमि क्षरण है और सूखा है, उससे रिलेटेड मुद्दों के बारे में जानकारी या जागरूकता बढ़ाई जा सके। 2024 की अगर हम थीम की बात करें तो भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट 2024 का वैश्विक आयोजक जर्मनी सरकार द्वारा किया गया और 17 जून 2024 को इसकी 30वीं वर्षगांठ थी, जो 17 जून 1994 को स्थापित किया गया था। तो पहली बार यह दिन कब बनाया गया था? 17 जून 1994 को बनाया गया था और इस बार इसकी कौन सी वर्षगांठ है? ये 30वीं वर्षगांठ है। नेक्स्ट है विश्व क्रोकोडाइल डे या वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे या विश्व मगरमच्छ दिवस। तो जो क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स हैं उनकी एंडेंजर्ड कंडीशन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 17 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 का आयोजन मगरमच्छ अनुसंधान गठबंधन द्वारा बेलिज चिड़ियाघर के साथ मिलकर किया गया। सरीसृप वर्ग क्रोकोडीलिया में मगरमच्छ की 26 पहचान की गई प्रजातियां हैं। भारत 3 प्रकार के मगरमच्छों का घर है: मगर या दलदली मगरमच्छ, खारे पानी का मगरमच्छ और घड़ियाल। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट डे में 2024 में घृणा भाषण का मुकाबला करने के लिए घृणा भाषण का बेसिकली इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच 2024। तो 18 जून को वैश्विक स्तर पर घृणा भाषण का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है।
हिंसक भाषा के हानिकारक प्रभावों के बारे में जानकारी बेसिकली जागरूकता बढ़ाना इस दिन का उद्देश्य है। यह गिरना भाषा की पहचान, समाधान और प्रतिकार के लिए रणनीतियों को बढ़ावा देता है। विभिन्न कार्यक्रम और अभियान इस अवसर को चिन्हित करने के लिए विश्व भर में आयोजित किए गए। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट डे। तो स्थायी गैस्ट्रोनॉमी दिवस जो 18 जून को मनाया गया। तो 18 जून को सतत पाक कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। गैस्ट्रोनॉमी भोजन और व्यंजन की कला और अध्ययन में स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित है। यह स्थानीय स्रोतों से प्राप्त सामग्री और पर्यावरण के अनुकूल खाना पकाने की तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। खाद्य उत्पादन और उपभोग में स्थिरता के महत्व के बारे में जागरूक बढ़ाना भी इस दिन का उद्देश्य है। तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 2024 सेलिब्रेटेड ऑन 18th of June. नेक्स्ट इज बुक्स एंड ऑथर न्यूज। तो अभी एक बुक है जिसको अल्पना किलावाला ने लिखा है, जिस बुक का नाम क्या है? अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। तो ये आरबीआई का पार्ट रही हैं। 25 वर्षों तक इन्होंने आरबीआई में काम किया था। तो अपनी यात्रा को दर्शाने के लिए उन्होंने अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल शीर्षक नामक किताब का अनावरण किया है। रूपा पब्लिकेशन इंडिया द्वारा प्रकाशित यह केंद्रीय बैंक में उनके अनुभवों का विवरण देने वाली किस्सों का संग्रह है। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट किताब है, इंपॉर्टेंट बुक है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर। तो आलिया भट्ट ने अपनी पहले बच्चों की किताब एंड फाइट आ होम का विमोचन किया है। तो बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट जिन्होंने अपनी पहली बच्चों की चित्र पुस्तक श्रृंखला एडवेंचर ऑफ एड ए मम्मा अ फाइंडिंग अ होम लॉन्च की है। यह पुस्तक तन्वी भट्ट द्वारा चित्रित है और उनके बच्चों के कपड़ों के ब्रांड एंड ए मम्मा से प्रेरित है। पफिन बुक्स इंडिया द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक गृह की देखभाल और पालतू जानवरों के साथ दोस्ती के बारे में भी जानकारी देती है। नेक्स्ट रैंक एंड रिपोर्ट। तो बेसिकली ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 जारी किया गया, जिसमें 163 देशों में भारत की रैंक कितनी आई है? 116 आई है और आइसलैंड इस सूची में टॉप पर है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिकल एंड पीस यानी आईईपी के थ्रू जारी किया गया है, जिसमें 163 कंट्रियों का डेटा जारी किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग भारत की रैंक कितनी है? 116 है वैश्विक शांति सूचकांक। इसमें टॉप किसने किया है? टॉप किया है आइसलैंड। तो आइसलैंड बेसिकली 2008 में सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर का स्थान आता है। यूरोप सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है, जो जीपीआई की शुरुआत से ही 10 सबसे शांतिपूर्ण देशों में से 8 का घर है। मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका सबसे कम शांतिपूर्ण है, जिसमें यमन और सूडान में प्रमुख संकट इसके खराब रेटिंग में योगदान दे रहे हैं। क्लियर? तो याद रखना है बेसिकली ग्लोबल पीस इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। ये इंडेक्स डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं इंडिया की रैंक और फर्स्ट पर, या कौन सा इंस्टीट्यूट इसे जारी करता है? कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिकल एंड पीस। नेक्स्ट रैंक एंड रिपोर्ट इंडियन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इन 2024। तो वही अभी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें 180 कंट्रीज का डेटा लिया गया और भारत का स्थान कौन से नंबर पर है? इसमें 176वें नंबर पर है। तो पर्यावरण में 176वां और पीस के लिए भारत 116वें स्थान पर है। येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया सूचकांक मामूली सुधार दिखाता है, लेकिन फिर भी भारत को सबसे निचले प्रदर्शनकर्ताओं में रखता है। चिंता के मुख्य क्षेत्र वायु गुणवत्ता, जैव विविधता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन शामिल है। भारत में महत्वपूर्ण पर्यावरण नीति सुधारों की आवश्यकता को रैंकिंग रेखांकित करती है। क्लियर? नेक्स्ट सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस न्यूज। तो भारत यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो श्री पवन कपूर जो विदेश मंत्री में सचिव हैं, उन्होंने यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। स्विट्जरलैंड द्वारा बर्गन स्टॉक में 15 से 16 जून 2024 को शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई। भारत ने उद्घाटन और समापन पूर्ण सत्रों में भाग लिया, लेकिन किसी भी विज्ञापित या दस्तावेज के साथ संरेखित नहीं हुआ। यह भारत के संवाद और कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त करने के स्वतंत्र दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। क्लियर? तो इंडिया पार्टिसिपेट इन द समिट ऑन पीस इन यूक्रेन। नेक्स्ट है ऑब्जरी न्यूज। तो फॉर्मर ओडिशा के गवर्नर थे मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे, जिनका अभी 95 वर्ष की आयु में क्या हो गया है? निधन हो गया है। वो 2 बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे।
भंडारे 3 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। 2007 से 13 तक उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने काम किया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के भेदभाव की रोकथाम और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर उप आयोग की अध्यक्षता भी की थी। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है एंड बेसिकली किससे रिलेटेड है? पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। मुरलीधरन चंद्रकांता भंडारे, जो उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल थे और अभी उनकी क्या हो गई है, एक एज में आके डेथ हो गई। नेक्स्ट, श्रीनिवास हेगड़े, जो पूर्व इसरो वैज्ञानिक थे और चंद्रयान फर्स्ट के मिशन निर्देशक थे। अभी 71 वर्ष की आयु में बेंगलुरु कर्नाटका में उनका भी निधन हो गया। उन्होंने 1978 में इसरो में शामिल हुए थे और UR राव सैटेलाइट सेंटर के तहत कई मिशन में शामिल हुए थे। इसरो से 2014 में सेवानिवृत्ति होने के बाद हेगड़े बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप टीम इंडिया में शामिल थे। क्लियर? तो श्रीनिवास हेगड़े जो इसरो के वैज्ञानिक और चंद्रयान फर्स्ट के मिशन निर्देशक थे, उनका भी अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट इज अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन न्यूज। तो साहित्य अकेडमी ने 2024 के लिए युवा पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं एग्जाम्स के लिए, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो 2024 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं की घोषणा 15 जून 2024 को साहित्य अकेडमी की कार्यकारी बोर्ड ने की। पुरस्कार 24 भारतीय भाषाओं में दिए गए, जिनमें 22 आधिकारिक भाषाएं और 2 अन्य अंग्रेजी और राजस्थानी शामिल है। विजेताओं को एक समारोह में एक उत्कीर्ण तांबे की पट्टियां और 50,000 रुपए का चेक युक्त एक संदूक प्राप्त होगा। बाल साहित्य पुरस्कार 4 कहानियां, 5 लघु कथाएं, 7 उपन्यास, 6 कविताओं की पुस्तकें, 1 नाटक, 1 ऐतिहासिक कथाओं के लिए दिया जाएगा। जबकि युवा पुरस्कार 10 कविताओं की पुस्तक, 7 लघु कथाओं, 2 लेख संग्रह, 1 निबंध, 1 उपन्यास, 1 गजल और 1 समरण के लिए दिया जाएगा। तो साहित्य अकेडमी 2024। नेक्स्ट, वन्यजीव फिल्म निर्माता श्री सुबैया नलमुथु ने 18वें MIFF में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। तो सुबैया नलमुथु जो एक प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता है, उनको 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए की नगद राशि, एक ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। MIFF 2024 का आयोजित 15 से 21 जून तक मुंबई महाराष्ट्र के NFDC FDC परिसर में किया जा रहा है। नलमुत्तु भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के पूर्व छात्र हैं और उन्होंने वन्यजीव सिनेमेटोग्राफी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्लियर? नेक्स्ट, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन में BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। तो ली जिया हैं जो मलेशिया से बिलोंग करते हैं। अभी उन्होंने BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब जीत लिया है 16 जून को सिडनी में। उसने जापान के नाराओका को एक रोमांचक फाइनल में हराया। यह जीत ली जाइया के इस सत्र का दूसरा खिताब है। उसकी बैडमिंटन करियर में जीत यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। तो सबसे पहले हमने देखे कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में अगर हम बात करें तो WHO की एक रिपोर्ट जारी हुई थी, जिसमें WHO ने कहा था कि ग्लोबल एंटीबैक्टीरियल एजेंट में भारत 4% डेवलप कर रहा है। सेकेंड हमने देखी थी गौतम अडानी ने भूटान के PM के साथ एक MOU साइन किया ताकि भूटान में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाया जा सके विद 570 मेगावाट कैपेसिटी। उसके साथ साथ हमने देखा तरंग शक्ति एक्सरसाइज भारत होस्ट करेगा कब? अगस्त में, जो 2 फेजेस में कंडक्ट की जाएगी। उसके बाद हमने कुछ राष्ट्रीय समाचार देखे, नेशनल बेसिकली समाचार देखे, जिसमें हमने देखा जल शक्ति मंत्रालय ने ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है ताकि गंगा रिवर क्लीन अप प्रोसेस जो बेसिकली काम चल रहा है उसको निगरानी में रखा जा सके। और इंडियन रेलवे ने एक ट्रायल कंडक्ट किया है वर्ल्ड के हाईएस्ट स्टील आर्च रेल ब्रिज चेनाब ब्रिज के ऊपर। उसके साथ हमने बैंकिंग और वित्त समाचार देखे, जिसमें हमने देखा MEA और SBI ने MOU साइन किया है ताकि डिजिटल पेमेंट सर्विसेज को ई-माइग्रेट पोर्टल के थ्रू बढ़ाया जा सके। उसके साथ साथ RBI ने 2 बैंकों पर पेनल्टी लगाई है और एक बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। तो RBI ने सेंट्रल बैंक पर बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के तहत 1.45 करोड़ का जुर्माना लगाया है और सोनाल बैंक के ऊपर लगभग 95 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है अप्रोक्स। उसके साथ साथ RBI ने पूर्वांचल को कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। उसके साथ साथ हमने देखा था मर्सर रिपोर्ट देखी थी, जिसमें भारत में मुंबई रहने के लिए या प्रवासियों के लिए
सबसे महंगे शहर के रूप में शीर्ष स्थान पर। नेक्स्ट कुछ हमने रक्षा समाचार देखे। रक्षा समाचार में हमने देखा इजराइल नौसेना को एक नए अमेरिकी निर्मित लैंडिंग क्राफ्ट का दूसरा प्राप्त हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने देखा चीनी वैज्ञानिकों ने जो सोलर रोटेशन है उसके नए पैटर्न को डिस्कवर कर लिया है। इंपॉर्टेंट डेज में हमने अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस देखा, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटारे का दिवस देखा, विश्व मगरमच्छ दिवस देखा, हमने घृणा भाषण का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस देखा, 18 जून को मनाया गया सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस देखा। बुक्स में 2 बुक्स हैं, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल जिसको अल्पना किल्लावाला ने लिखा है, और आलिया भट्ट ने अपनी पहली बच्चों की पुस्तक एंड फाइंड्स अ होम को विमोचन किया है। रैंक एंड रिपोर्ट्स में हमने देखा कि ग्लोबल पीस इंडेक्स जो 163 देशों के लिए जारी किया गया था, जिसमें भारत की रैंक कितनी आई है 116, और आइसलैंड इस पर क्या रहा है टॉप पर। उसके साथ साथ पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक देखा जिसमें भारत की स्थिति थोड़ी सही नहीं है, जिसमें भारत को 180 में से 176वें नंबर पर रखा गया है। सम्मेलन की अगर मैं बात करूं तो यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन में भारत ने भाग लिया। ऑब्चेरी में हमने 2 देखे थे, एक तो पूर्व गवर्नर है ओडिशा के मुरलीधरन चंद्रकांत भंडारे जिनका निधन हो गया, और एक इसरो साइंटिस्ट थे पूर्व श्रीनिवास हेगड़े जिनका भी निधन हो गया। पुरस्कार और मान्यताओं में हमने देखा साहित्य अकादमी ने 2024 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की। उसके साथ साथ जो वन्यजीव फिल्म निर्माता हैं श्री सुब्बैया नलमुथु ने 18वें बेसिकली शांतिरमन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ली जी जिया ने BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जीत हासिल की। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए हैं 18 जून 2024 के। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।